गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध में हम परफॉर्मेंस अप्रेशल निष्पादन मूल्यांकन चैप्टर कर रहे थे। ट्रेडिशनल मेथड्स हम कर चुके हैं। परफॉर्मेंस अप्रेशल निष्पादन मूल्यांकन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। निष्पादन मूल्यांकन और इसके मेथड्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आता है कई बार, ठीक है। तो अब हम इसके मॉडर्न मेथड्स करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेशल। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेशल। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेशल में फर्स्ट मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है फर्स्ट मेथड इसमें हमारा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा मेथड, मॉडर्न मेथड में आता है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो उद्देश्य प्रबंध विधि भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सो उद्देश्य प्रबंध विधि। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को अप्रेजल बाय ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, अप्रेजल बाय ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्व उद्देश्य प्रबंध विधि। ठीक है, स्व उद्देश्य प्रबंध विधि। देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेशल। ठीक है, यानी ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या है? एक न्यू मेथड है। ठीक है, न्यू मेथड है, न्यू टेक्निक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अंडर दिस मेथड द सुपीरियर्स एंड एम्प्लॉयज ज्वाइंटली डिटरमाइन द कॉमन गोल ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी इसमें जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं एंड जो एम्प्लॉई होते हैं वो ज्वाइंटली मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अप्रेजल बाय ऑब्जेक्टिव में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमारे जो सुपीरियर हैं, सुपीरियर्स एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर। ठीक है, एक साथ काम करते हैं एंड सेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। किस रिलेशन में करते हैं? कि संस्था के उद्देश्य निर्धारित करने में। ठीक है, हम जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव है वो कौन डिटरमाइन करते हैं? वो सुपीरियर डिटरमाइन करते हैं। टॉप लेवल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट इन एनबीओ में क्या होता है? जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय एंड सुपीरियर वर्क टुगेदर टू एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय भी एंड सुपीरियर भी। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, यानी इसमें दोनों क्या है? डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑब्जेक्टिव सुपीरियर एंड एम्प्लॉय डिफाइन देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उद्देश्य क्या होंगे,
ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, ठीक है, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ठीक है, किसको क्या रोल परफॉर्म करना है, किसको क्या दायित्व जो है वो निभाने हैं। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो डिफाइन की जाती है इसमें आफ्टर दैट, ठीक है। और इसलिए इन द फॉर्म जॉब इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। इसलिए इन जो भी अब संस्था में जॉब परफॉर्म की जाएगी, यानी जो भी कार्य किए जाएंगे वो इन ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही होंगे कि संस्था के उद्देश्य ये हैं, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं और इनको पूरा करना है, ठीक है। यानी जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है, तो हम जो वर्क होगा ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द जो भी डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये होता है, इसलिए इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैनेजमेंट करते हैं, बट मैनेजमेंट किसके द्वारा करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा, प्रबंध के द्वारा, ठीक है। जो हमारे उद्देश्य होते हैं उसके द्वारा हम प्रबंध करते हैं, ठीक है। प्रबंध करते हैं किसके द्वारा, उद्देश्य के द्वारा, यानी जो हम नियंत्रण करते हैं, एक्टिविटी पर कंट्रोल करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी उद्देश्य के आधार पर हम जब मैनेजमेंट करते हैं, यानी जो भी हमने ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिन ऑब्जेक्टिव को हमें पाना है उसी के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हों इस क्रम में, उनको ऐसे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है, ठीक है। और मेन एम होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय एंड सुपीरियर्स, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करें, ठीक है, उनको अचीव करना ही मेन पर्पज़ होता है, ओके। Under this method, new strategy are prepared on the basis of changes which take place in a firm, ठीक है। और इस बेस पे हम नई स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रेटजी आल्सो प्रिपेयर, ठीक है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद हम इसमें न्यू स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज होती है, आर आल्सो प्रिपेयर, यानी जो नई रणनीतियाँ होती हैं वो भी बनाई जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, किससे रिलेटेड हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, ठीक है। नई स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर सकें, ठीक है। न्यू स्ट्रेटजी आल्सो प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ फर्म। अगर फर्म में कोई चेंजेस हो रहा है तो उससे रिलेशन में हम नई स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हम अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सके, ठीक है। Therefore, the manager take decision in favor of firm on the basis of objective and performance of employee is evaluated, ठीक है। It is the best method to evaluate the ability and efficiency of employees, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है ये बेस्ट मेथड होता है एवल्यूएशन के लिए, एम्प्लॉय के एवल्यूएशन के लिए, एम्प्लॉय की एबिलिटी की इफेक्टिवनेस की एवल्यूएशन के लिए ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। यानी एक महत्वपूर्ण विधि है, इससे हम अपने कर्मचारियों की कुशलता और योग्यता का अनुमान लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट मेथड होता है। तो आपको समझ में आया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्वोद्देश्य प्रबंध विधि क्या होता है। यानी इसमें ये प्रबंधकों की योग्यता और निष्पादन के मूल्यांकन की विधि है। स्वोद्देश्य प्रबंध में क्या होता है कि इसमें निष्पादन उद्देश्य प्रमाप अधिकारियों से परामर्श करके अधीनस्थों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कौन बनाता है, सुपीरियर और एम्प्लॉय मिलकर अधिकारी और अधीनस्थ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ऐसे उद्देश्य संस्थागत यानी ऑर्गेनाइजेशन के विभागीय डिपार्टमेंट से रिलेटेड और प्रत्येक प्रबंधकीय स्तर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यानी जो हमारे टॉप लेवल अथॉरिटी जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं किस किस से रिलेटेड होते हैं। एक तो ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किए जाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल भी सेट किए जाते हैं,
individual goal be also set. ठीक है, कौन कौन से गोल सेट किए जाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और संस्था के उद्देश्य होते हैं, जो मेन हमारी जो संस्था है उसके उद्देश्य वो सेट किए जाते हैं। डिपार्टमेंटल गोल्स यानी विभाग के गोल, यानी एक डिपार्टमेंट के जो भी गोल्स हैं वो, और उसके साथ साथ इंडिविजुअली गोल्स भी डिसाइड किए जाते हैं ना, जो एक व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति के उद्देश्य को भी पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है, यानी इंडिविजुअल गोल्स को सेट करना भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक हम जो इंडिविजुअल गोल्स हैं इनको अचीव नहीं करेंगे, यानी जब एक एम्प्लॉय के गोल को ही हम अचीव नहीं कर पाएंगे, उसके ही गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, तो संस्था के तो उद्देश्य तभी प्राप्त होंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिविजुअली गोल भी सेट करने होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के सारे सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, किसकी हेल्प से? सुपीरियर और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिलकर ये गोल हैं इनको सेट करते हैं। ठीक है, और फिर इनसे रिलेशन में इन गोल को अचीव करने से, ठीक है, इनको गोल को हमें अचीव करने से रिलेटेड जो कार्य किया जाता है, वर्क परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है। ठीक है, अगर कोई वर्क में हमारा या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड नई स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। ठीक है, और दोनों मिलकर ही बनाते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य द्वारा प्रबंधन इसका यही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो ये एवल्यूशन के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? एवल्यूशन के लिए क्या होता है? बेस्ट मेथड होता है। इसके द्वारा हम इजीली क्या है अपने जो हमारे इनका अप्रेशल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एमबीओ है ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट गेट टुगेदर एंड जॉइंटली डिस्कस, मॉडिफाई एंड रीच एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक गोल। जॉइंटली काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ड्यूटी और एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, की परफॉर्मेंस एरिया कि हमें किन एरिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, यानी जॉइंट एफर्ट के द्वारा की रिजल्ट एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। की रिजल्ट एरिया मीन्स जो एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो गोल हमें सबसे पहले अचीव करने हैं। ठीक है, उनको डिसाइड करना, वो डिसाइड किए जाते हैं। इसमें की रिजल्ट एरिया डिसाइड किया जाता है। ठीक है, की रिजल्ट एरिया आर ऑल्सो डिसाइडेड। ठीक है, ये भी इसमें डिसाइडेड किया जाता है, यानी जो हमें ऑब्जेक्टिव हमें फर्स्टली अचीव करने हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। ओके, तो इसकी मेरिट्स है कि दिस मेथड हैज़ रिजल्ट ओरिएंटेड एम्फेसिस, यानी इस पर रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इससे हम प्लानिंग और कंट्रोल जो फंक्शन है वो कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट आ गया तो मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना, अपनी एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग गोल्स, हैंस दे हैव ग्रेटर कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी जो उनको जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जब सेट करने में अपने एम्प्लॉय को कमिटमेंट लिया है, उनका सहयोग लिया है, तो उनको अचीव करने में वो अपना फुल सपोर्ट देंगे। ठीक है, अपना पूरा सहयोग देंगे। ठीक है, तो इससे उनमें क्या है, उनका मोरल बूस्ट होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, और जो ऑब्जेक्टिव सेट या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो अच्छे से उसको क्या है निभाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दायित्व हैं, लाइबिलिटीज जो उनकी हैं उनको अच्छे से निभाते हैं, जो उनको दायित्व दिए गए हैं। क्यों इसलिए निभाते हैं, उनको ज़्यादा सहयोग इसलिए देते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने में उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, उनके ज्वाइंट एफर्ट से ही ये ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, तो उनका अब ये क्या रोल ज़्यादा हो जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। ठीक है, वो अपना पूरा क्या देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं उनको अचीव करने में। ठीक है, तो दे हैव ग्रेटर कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव, इनका ग्रेटर कमिटमेंट होता है किसके रिलेशन में, ऑब्जेक्टिव्स के रिलेशन में। इट फोकस इज ऑन जॉब परफॉर्मेंस रादर देन एम्प्लॉय पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यानी अपने पर्सनली गोल से ज़्यादा वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डिमेरिट्स। ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एम्प्लॉय है वो इतने एबल होने चाहिए कि जैसे इसमें बोला है कि दोनों के मेरिट्स तो मैंने आपको बता दी कि इनका मोरल बूस्ट होता है, वो फुल कमिटमेंट देते हैं इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नियंत्रण और जो हमारा नियोजन है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डिमेरिट्स इसकी यही है
कि जैसे एम्प्लॉय के साथ यानी इनको मिलाकर जब हम ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो एम्प्लॉय में इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें इतनी क्वालिटी या एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो मिलकर ऑब्जेक्टिव को सेट कर सके। फर्स्ट इसकी ये लिमिटेशन है कि अगर हमारा एम्प्लॉय कि इतना एबल नहीं है, ठीक है, यानी इनएबल पर्सन है या इतना इफ़िशिएंट नहीं है, ठीक है, जो काम अपना कि वो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, तो उस केस में हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से उनका परफॉर्मेंस अप्रेशल नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या है, हमारे एम्प्लॉय को क्या है, इसमें एक तरह से मूल्यांकन किस रूप में होता है कि हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इनका सहयोग देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अचीव करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, तो इससे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं इनका एवोल्यूशन ही होता है, क्या वो इतना मतलब इनका एक मूल्यांकन ही होता है इस तरीके से कि उनमें इतनी क्षमता है कि वे ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करा सके, ठीक है, यानी संस्था के लिए उद्देश्य मतलब बना सके, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर क्वालिटी देखी जाती है वर्क परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो इस विधि में, इस उद्देश्य प्रबंध विधि में ये होता है, ठीक है, और यह विधि प्रबंधकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेशल यानी जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस अप्रेशल के लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। क्यों? उनके परफॉर्मेंस अप्रेशल का क्या है कि उनको मेनली जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है, सेट करना होता है, उस बेस पे देखा जाता है कि उन्होंने संस्था के उद्देश्य कैसे सेट किए हैं, ठीक है, यानी जो उन्होंने संस्था के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, वो सही है या नहीं है। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे सुपीरियर हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो सही है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है। तो इससे हम अपने सुपीरियर का एवोल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या था, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपका मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल था। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसमें मॉडर्न मैथड्स, इम्पोर्टेंट मैथड्स हैं, इनको अच्छे से करना है आपको। सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज अप्रेजल बाय रिजल्ट। ठीक है, यानी परिणाम द्वारा मूल्यांकन। ये भी हमारा नेक्स्ट जो मॉडर्न मेथड है परिणाम द्वारा, यानी अप्रेशल बाय रिजल्ट्स, परिणाम द्वारा मूल्यांकन, यानी रिजल्ट के बेसिस में हम अप्रेजल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, कि संस्था में यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मतलब जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, तो हम परफॉर्मेंस करते हैं जो एवोल्यूटेड करते हैं एम्प्लॉय की ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, यानी क्या रिजल्ट आया उसके बेस पे हम एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इफ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू नो अबाउट द एबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, यानी मैनेजर को प्रत्येक जो हमारे एम्प्लॉय है उसकी एबिलिटी का, उसकी इफ़िशिएंसी का, यानी उनको पता होना इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, उनके लिए इम्पॉसिबल होता है कि हर मैनेजर, यानी आपके जो कर्मचारी है बहुत संख्या में हो सकते हैं, तो मैनेजर को हर एक कर्मचारी की एबिलिटी और इफ़िशिएंसी का पता लगाना, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसलिए प्रत्येक जो हमारे यानी ईच एम्प्लॉय की जो आपका एबिलिटी है उसको या कुशलता है उसकी बजाय अगर हम अपनी एम्प्लॉय की क्या देखें कि जो रिजल्ट आ रहा है, यानी परिणाम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उस पर ध्यान दें। ठीक है, यानी अगर वो अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, गुड रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि वो अच्छे पर्सन है, एबल पर्सन है, एफिशिएंट पर्सन है। ठीक है, बट ये एम्प्लॉय है। ठीक है, बट इफ द रिजल्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव,
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो रिजल्ट आ रहा है वो संस्था के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इन सच अ सिचुएशन जो रिजल्ट होगा, यानी हमारे इम्प्लॉय होंगे वो क्या होंगे? इनएफिशिएंट इम्प्लॉय होंगे। ठीक है, तो अब अप्रेजल बाय रिजल्ट में हम क्या करते हैं? रिजल्ट के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, अगर गुड रिजल्ट है, इट में लीड्स टू, क्या इससे पता चलता है कि हमारा जो इम्प्लॉई है, यानी जो वर्कर है, काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है? इम्प्लॉइज आर एबल। ठीक है, इम्प्लॉइज क्या है हमारे? एबल हैं और इफिशिएंट है। ठीक है, अगर बैड रिजल्ट आ रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संस्था ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इम्प्लॉय क्या होंगे हमारे? उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि इम्प्लॉय हमारे क्या है? नॉट एबल एंड इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। ठीक है, वो योग्य नहीं है, कुशलता से काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से भी हम एवल्यूएशन कर सकते हैं अपने इम्प्लॉइज़ का। ठीक है, मैनेजर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो हर एक जो हमारी इम्प्लॉई हैं उनका ये देखे कि हमारा जो जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इम्प्लॉई हैं, वो क्या एबल है, इफिशिएंसी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मेनली रिजल्ट के बेस पे उनका एवल्यूएशन कर लिया जाता है। अगर उनका अच्छा रिजल्ट वो लेके आते हैं, आउटपुट अच्छा लेके आते हैं, तो उनको एबल पर्सन मान लिया जाता है। अगर नहीं लेके आते उनको, तो इनसफिशिएंट, ठीक है, इनएफिशिएंट एबल, यानी कुशलता से काम करने वाले नहीं कर्मचारी है, वो मान लिया जाता है। ठीक है, और दिस इज़ द ये सेकंड मेथड है हमारा मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, अप्रेजल बाय रिजल्ट है, जो रिजल्ट के द्वारा हम अप्रेजल कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड। जिसको बार्स भी बोलते हैं। बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड थर्ड मेथड है मॉडर्न मेथड में परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, तो बिहेवियर एंकर जो रेटिंग स्केल मेथड है, इस मेथड में जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका एवल्यूएशन ऑन द बिहेवियर, ठीक है, किस पर किया जाता है? बिहेवियर के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, कि हमारे जो कर्मचारी हैं उसका बिहेवियर कैसा है, इस बेस पे किया जाता है। ठीक है, यानी बिहेव के अनुसार किया जाता है उनका असेसमेंट। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, यानी वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनका वर्किंग बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो वो काम करते हैं उनका वर्किंग बिहेवियर कैसा है, इस बेस पे, ठीक है, इस बेस पे हम उनका एवल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, तो इन दिस मैथड एम्प्लॉयज आर एवल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग बिहेवियर, यानी जो वैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इनका जो बिहेवियर उनका कैसा है, वर्क पे बिहेवियर कैसा है, इसमें हम एवल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग बिहेवियर, बेसिस ऑफ वर्किंग बिहेवियर। ठीक है, यानी बिहेवियर एंकर, अभी तो रिजल्ट के ऊपर उनका एवल्यूएशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, अब हम कर रहे हैं बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड। इस मेथड में हम अपने एम्प्लॉय का एवल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग बिहेवियर, यानी काम करते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, इस बेस पे हम अपना जो एम्प्लॉय हैं उनका एवल्यूएशन करते हैं। ठीक है, several employee work in a firm if it is impossible for the manager to know about the employee whose working behavior is more effective is provide more points। ठीक है, अगर जो हमारे एम्प्लॉय है जिसका अच्छा बिहेवियर होगा उसका मोर पॉइंट्स, रेटर क्या होंगे, अच्छा पॉइंट देंगे। जिसका काम के वक्त या काम के दौरान बिहेवियर अच्छा नहीं होगा,
ठीक है, तो उसको लेस पॉइंट देंगे रेटर। ठीक है, कैसे एवल्यूशन कर सकते हैं, पूछकर कि काम के दौरान इनका बिहेवियर कैसा रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा बिहेवियर रहता है तो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उनको, बुरा रहता है तो क्या मिलेंगे उनको, नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, देयरफॉर एम्प्लॉय परफॉर्म देयर जॉब विद फुल एबिलिटी एंड इंटरेस्ट एंड बिकम रेगुलर ऑन द जॉब। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को पता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस एवल्यूशन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग बिहेवियर होगा, तो वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसकी अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जैसे लीव भी कम लेंगे। ठीक है, फुल एबिलिटी और इंटरेस्ट के साथ अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मैनेजर प्रिपेयर द स्केल रिलेटेड टू एम्प्लॉय बिहेवियर इन ऑर्डर टू अटेन इफेक्टिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एंड देन कंपेयर द स्टैंडर्ड बिहेवियर विद एक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, यानी इसमें क्या करता है, जो मैनेजर है जो कंपेयर करता है, यानी जो एक्चुअल में बिहेवियर, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि ऐसा बिहेवियर तो होना ही चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, तो हम फिर बाद में कंपेयर करते हैं एक्चुअल बिहेवियर के किसके साथ, compare actual behavior with standard behavior। ओके, कंपेयर एक्चुअल बिहेवियर विद स्टैंडर्ड बिहेवियर। एक स्टैंडर्ड बिहेवियर जो डिसाइड किया होता है कि इस तरह का जो व्यवहार तो हमारे कर्मचारी रखेंगे, उसके साथ जो एक्चुअल में वो व्यवहार करते हैं उसका कंपैरिजन होता है कि उनका कंपैरिजन करके हम ये देखते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहा, इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स में कैसा रहा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसमें उनका बिहेवियर कैसा होता है, जैसे मशीनों का ख़राब हो जाना या मशीन कोई और बात आ जाना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में यानी ओवरलोड हो जाना, काम ज़्यादा मिल जाना, तो उस सिचुएशन में क्या वर्किंग बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो हमारे एम्प्लॉय का वो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर के अनुसार उनको रेट दिया जाता है। ठीक है, उनके व्यवहार के द्वारा, यानी जैसा वो व्यवहार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे उनका एवल्यूशन किया जाता है, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और and read all the facts related to employees such as ability, efficiency, quality, leadership of employee and relationship with superior are kept in mind। ठीक है, इसके साथ साथ अभी इसमें जो बिहेवियर में रिलेटेड हम ये क्या देखते हैं कि उसमें क्या एबिलिटी है, क्या इफिशिएंसी है, क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं, क्या उनमें लीडरशिप है एम्प्लॉयज़ की, यानी वो अच्छा नेतृत्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप विद सुपीरियर के साथ उनका कैसा संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, ये सभी बातों को ध्यान में रख सकता है। दिस पॉइंट आर आल्सो केप्ट इन माइंड। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स भी ध्यान रखे जाते हैं, उस बेस में उनको रेटर क्या है जो पॉइंट देता है। ठीक है, एम्प्लॉय का तो एवल्यूशन का आपको समझ में आया है कि बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है, हम जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका एवल्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें उनकी एबिलिटी, उनकी इफिशिएंसी, लीडरशिप क्वालिटी, रिलेशनशिप विद सुपीरियर के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो ये सारे पॉइंट्स केप्ट इन माइंड, सारे पॉइंट्स ध्यान रखे जाते हैं। इसी बेस के ऊपर जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसका इवोल्यूशन किया जाता है। थर्ड मेथड आपका कंप्लीट हो गया, राइट डाउन कीजिए। फोर्थ मेथड है जो लास्ट मेथड है वो मैं अब कराऊंगी आपको। लास्ट मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। ठीक है, लास्ट है हमारा फोर्थ मेथड है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। ठीक है, इस मेथड को 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज जैसे 360 डिग्री कैसे बनता है, आप कभी 360 डिग्री जो कोण बनाते हैं वो पूरा बनाते हैं, 180 क्या होता है, हाफ होता है, और जो ये पूरा बनता है ये क्या बनता है, 360 डिग्री बनता है। ठीक है, अब तो इसमें जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, इस एम्प्लॉय का एवल्यूशन जो करेंगे, ठीक है, इस एम्प्लॉय का जो एवल्यूशन करेंगे, जैसे इसके सुपीरियर के द्वारा एवल्यूशन होगा। ठीक है,
इसके पीयर्स के द्वारा, सबऑर्डिनेट एंड सेल्फ। ठीक है, यानी इस मेथड में जो एम्प्लॉई होते हैं उसका जो एवल्यूएशन किया जाता है वो बहुत से व्यक्ति मिलकर बताते हैं, फीडबैक देते हैं उसके बारे में देते हैं इसका वर्किंग बिहेवियर कैसा है, एबिलिटी कैसी है इसमें। ठीक है, तो ये सब मिलके जब सेल्फ का यानी एक एम्प्लॉई का 7 से 12 व्यक्ति मिलकर कलेक्ट इसके बारे में, एम्प्लॉय के बारे में क्या देंगे, फीडबैक देते हैं, या ये तो एक रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। ठीक है, हार्ड कॉपी में तो क्या हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चनर तैयार कराया जाता है उसमें इन सभी से पूछा जाएगा, उसके सुपीरियर से, उसके सबऑर्डिनेट से, उसके पीयर्स से। ठीक है, यानी जो उसके कलीग्स हैं उसके बारे में वो क्वेश्चनर को फिल करेंगे, तो इससे उसका एवल्यूएशन हो सकता है। या फिर जैसे सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर के द्वारा उसमें उसके बताया जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे पढ़ा जाएगा कि क्या सुपीरियर से, जैसे सबसे होता है तो सबसे पहले जैसे हम एवल्यूएशन करते हैं सेल्फ का, तो एम्प्लॉय को सेल्फ से यानी खुद से पता चलता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी इफिशिएंसी है। सुपीरियर क्या फीडबैक देंगे कि वो उनकी जो भी वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उसको दिया है वो उसको फॉलो करते हैं नहीं, उनके साथ उसका कैसा रिलेशन है, उनका ऑर्डर मानते हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो ये बताएंगे कि जो हमने रोल उनको असाइन किया है वो अच्छे से करते हैं नहीं करते, उनका वर्किंग बिहेवियर कैसा है, तो ये बताएंगे सुपीरियर, ये फीडबैक के रूप में देंगे, यानी जो उसके अधिकारी होते हैं। फिर आता है पीयर्स, उसके कलीग। अब कलीग किस बारे में फीडबैक दे सकते हैं, कलीग इस बारे में फीडबैक दे सकते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय हमारे साथ करने वाला कर्मचारी है वो कैसा नेचर है उसका। ठीक है, कोऑपरेटिव है या नहीं है, टीम वर्क में साथ करवाते हैं काम। ठीक है, उनका नेचर कैसा है, अच्छे से वो काम मतलब जो उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उनके साथ कैसा वर्किंग बिहेवियर है, इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट मतलब उसके अधीनस्थ, उसके नीचे जो काम करने वाले। अब नीचे काम करने वाले क्या फीडबैक देंगे कि जो ये एम्प्लॉई है यानी जिसके बारे में हम एवल्यूएशन कर रहे हैं वो पर्सन उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिफाइन करता है नहीं है। ठीक है, अगर वो सुपीरियर है इस केस में तो अपने सबऑर्डिनेट को उनके काम अच्छे से बताता है नहीं बताता, उनको प्रॉपरली मोटिवेट करता है नहीं करता, उसमें एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है, तो इसके बारे में वो फीडबैक देगा। ठीक है, तो जब एक पर्सन को सारे चारों तरफ से ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री ऑपरेशनल मेथड। ठीक है, 360 डिग्री ऑपरेशनल मेथड, इस मेथड में क्या होता है, एक एम्प्लॉय यानी जो भी है जिसके बारे में एवल्यूएशन किया जा रहा है उसको बहुत से पर्सन के द्वारा उसके बारे में फीडबैक दिया जाता है, वो होता है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। आपको समझ में आएगा इस मेथड में क्या होता है, कौन कौन कर सकता है इसमें। ठीक है, तो 360 डिग्री जो अप्रेजल मेथड है इसमें परफॉर्मेंस अप्रेशल किया जाता है वन एन ऑर्गेनाइजेशन वैन जॉब्स आर एवेलेटेड बाय सुपरवाइजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर, एडवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सबऑर्डिनेट, मैनेजर, एम्प्लॉय, इसको देन इट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो 360 डिग्री जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इम्पोर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम जो हमारे एम्प्लॉई हैं उसका एवल्यूएशन कर सकते हैं, जो उसके द्वारा वर्क किया जा रहा है वो। ठीक है, तो इसमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस डाटा ऑन एन इंडिविजुअल और ग्रुप डिराइव फ्रॉम अ नंबर ऑफ द स्टेक होल्डर ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, इस अप्रेजल को मल्टी सोर्स असेसमेंट और मल्टी रेटर फीडबैक भी बोला जा सकता है। मल्टी रेटर फीडबैक, मल्टी सोर्स असेसमेंट, मल्टी सोर्स असेसमेंट, यानी मल्टी सोर्सेज से असेसमेंट, इनके बारे में जानकारी मिलेगी मल्टी सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, एंड इसका सेकेंडली नेम भी है मल्टी रेटर फीडबैक, यानी जिसमें एक से ज़्यादा रेटर हो, मल्टी रेटर फीडबैक, यानी जिसमें एक से ज़्यादा रेटर हो। रेटर कौन कौन है इसमें, सुपीरियर है, पीयर है, सबऑर्डिनेट है, तो एक से ज़्यादा जब इसके रेटर हैं तो 360 डिग्री में एक से ज़्यादा रेटर होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड होता है एवल्यूएशन का, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। ठीक है, कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, कि
इससे हम जो फीडबैक ओपनली मिल सकता है, क्यों एक पर्सन इसमें फीडबैक नहीं दे रहा है, रेट नहीं कर रहा है, बहुत से पर्सन दे रहे हैं, तो मोर रिलायबल फीडबैक होता है, जो फीडबैक मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के अपने खुद के बारे में ये पता चलता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दे आर परसीव बाय अदर, कि दूसरे उसको क्या समझ रहे हैं इसके बारे में उनकी जानकारी मिलती है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि पीपल डू नॉट गिव फ्रैंक और ऑनेस्ट फीडबैक। हो सकता है कि पीपल अच्छा जो फ्रैंक और जो ऑनेस्ट फीडबैक है वो दे, सही बोले उनके बारे में, ठीक है। इट पुट्स पीपल अंडर स्ट्रेस इन रिसीविंग और गिविंग फीडबैक, ठीक है। यानी पीपल को ये स्ट्रेस देता है कि किसी को रिसीव एंड गिविंग द फीडबैक, यानी कोई अगर दे रहा है फीडबैक या कोई किसके बारे में हो रहा है तो इससे उनके ऊपर तनाव की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। इट हैज़ ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड ब्यूरोक्रेसी। दिस सिस्टम में बी यूटिलाइज टू ह्यूमिलेट पीपल। ये सिस्टम पीपल को ह्यूमिलेट करता है, ठीक है। बट ओवरऑल ये फिर भी सिस्टम जो हमारे एम्प्लॉई है उनकी एवोल्यूशन के लिए बेटर है। तो देखिए आज हमने मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं। 4 मॉडर्न मेथड्स कराए थे मैंने और आपको 11 या 12 ट्रेडिशनल मेथड्स में करा चुकी हूँ। परफॉर्मेंस ऑपरेशन में ये मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इन मेथड को कर लीजिए।